नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। एक जमाना वो भी था जब बाला साहेब ठाकरे हिंदी फिल्मों के संजीदा कलाकार यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को अपने बंगले यानी कि मातोश्री बुलाकर उनकी पसंदीदा बिरयानी बनवाने और खिलाने का शौक रखा करते थे। लेकिन दूसरी तरफ वे सियासी तौर पर आमची मुंबई का नारा देकर मराठाओं को एकजुट करने से में भी लगे हुए थे, ताकि महाराष्ट्र में शिवसेना की जमीन को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आने वाले कई सालों तक इसे कोई उखाड़ न सके। लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके दुनिया से विदा हो जाने के बाद कुछ साल बाद ही उनकी अगली 2 पीढ़ी न सिर्फ एक्टिव राजनीति में कूदेगी, बल्कि उनका एक गलत फैसला सबसे ताकतवर शिवसेना को ऐसी बुरी हालत में डाल देगा। गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजी और मराठी अखबारों में कार्टून बनाने वाले बाल ठाकरे ने 1966 में जब शिवसेना की स्थापना की थी तो उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को एक बड़ा भरोसा दिलाया था कि ये सेना सिर्फ आपके हितों के लिए ही बनी है, जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर लड़ाई लड़ेगी। तब उन्होंने एक बड़ा वादा भी किया था कि वे ताउम्र कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं कूदेंगे। इस वादे को उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया था, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य का मुख्यमंत्री या फिर केंद्र सरकार में मंत्री बनने से भी ज्यादा ताकतवर ऐसी सरकार को चलाने का रिमोट कंट्रोल ही आपके हाथों में क्यों ना रखा जाए। ऐसा हुआ भी। केंद्र में भले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार रही हो या फिर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार रही हो, उनकी किसी भी बात को ठुकराने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। लेकिन कौन जानता था कि उनके बेटे उद्धव ठाकरे अपने पिता की तरह रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखने की बजाय सत्ता पाने वाली सियासत की ऐसी कठपुतली बन जाएंगे कि घर से ही ऐसी बगावत होगी जो उन्हें अर्श से फर्श पर लाने में कुछ ही मिनट लगाएगी। अब इसे अहंकार कहो या फिर राजनीतिक अनुभवहीनता, लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस व एनसीपी के साथ गठबंधन करने से पहले अपने उन विधायकों को विश्वास ही नहीं दिला पाए जो बाल ठाकरे की एक आवाज पर सब कुछ अपना न्योछावर करने के लिए तैयार रहा करते थे। उसमें तभी मराठी मानुष और हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम हुआ करता था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता पाने के लिए ऐसा बेमेल गठजोड़ करने से पहले एक बार भी अपने पिता के उस इंटरव्यू की रिप्ले करके नहीं देखा और ना ही शायद सुना। आपको बता दे कि इतनी बड़ी गलती करने से पहले 100 बार सोच लेते, लेकिन उन्हें सलाह लेते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनके पिता की कई सालों तक उनकी आंख कान व नाक बनने की भूमिका निभाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं मृत्यु के कुछ साल पहले बाल ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सिर्फ हिंदू ही नहीं हूँ, लेकिन एक पागलपन की पराकाष्ठा तक पहुंचने वाला हिंदू हूँ, जो अपना हिंदुत्व मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। तब उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आप तो कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन आपके जाने के बाद क्या उद्धव आएंगे? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि नहीं जानता कि मेरे बाद क्या होगा, लेकिन इतना विश्वास है कि मातोश्री का कोई भी सदस्य हिंदुत्व की पताका लहराने में कभी कमजोर नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। उद्धव ने हिंदुत्व से समझौता करके अपनी विरासत की सबसे बड़ी गलती कर दी। इसके चलते न सिर्फ उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, बल्कि अब तो उन्हें राज्य के विधान परिषद में विपक्ष का नेता अपनी पार्टी के गुट से बनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। जानकर बताते हैं कि नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए अगर टूट जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को हाशिए पर लाने का बड़ा संकेत ही समझा जाएगा। दरअसल राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि गठबंधन में शामिल तीनों ही पार्टियों ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद हथियाने के लिए अपना अपना दावा ठोक दिया है। चूंकि परिषद में शिवसेना के 12 सदस्य हैं, इसलिए उसका दावा करना तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी भी अपने 10-10 सदस्य होने के नाते मैदान में कूद गई है। ये पद उन्हें मिलना ही चाहिए। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि उद्धव ठाकरे अपने करीबी अनिल परब को नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी में है, जबकि एनसीपी एकनाथ खड़से को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाना चाहती है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट में 3 नेताओं का नाम शामिल है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछला चुनाव कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लड़े थे, इसलिए वे दोनों एक ही संयुक्त पत्र विधान परिषद के सभापति को सौंप कर अपना दावा कर सकते हैं। इस पद पर उनका ही अधिकार ज्यादा नजर आ रहा है। बताते चले कि 78 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी के 24, शिवसेना के 12 और कांग्रेस और एनसीपी के 10-10 सदस्य हैं।
लोक भारती, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय समाज पक्ष का भी एक एक सदस्य है। हालांकि विधान परिषद में 4 निर्दलीय सदस्य भी है, जबकि 15 सीटें खाली है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये पद महाविकास अघाड़ी को आगे के लिए जिंदा रखता है या फिर यहीं पर उसका दी एंड हो जाएगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। प्रतिनिधि उनसे यशवंत सिन्हा ने समर्थन मांगा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आगे हम लोग कैसे आ जाएंगे, आप बताइए ना। हम लोग बहुत लोग आप जानते हैं कि 18 जुलाई को भाई बहन को डिस्टर्ब कर रही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसी सिलसिले में वो प्रयास करता आया। आप शायद इस बात से भी वाकिफ होंगे, पटना वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, यहीं पढ़ा लिखा। यहाँ के पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहा और उसके बाद IAS में आने के बाद बिहार काडर ही हमको मिला था और बहुत दिनों तक मैंने एक IAS ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी इस राष्ट्र। यहाँ एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानी। पटना में आप लोग जानते हैं एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानीपुर। तो लोहानीपुर में ही मैं पैदा हुआ और लोहानीपुर का ही वो लड़का आज भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। मुझे बहुत गर्व है बिहारी होने का और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने जन्म स्थान पर अभियान के सिलसिले में आया। ऐसे तो हर 5 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ बहुत ही विशेष परिस्थिति है। मुझे लगता है कि भारत की लोकशाही इतने खतरे में कभी नहीं थी जितना आज के दिन है और रोज उसका एक नया प्रमाण हमारे सामने आता है। विधानसभा और लोकसभा ऐसे हाउसेज हैं, ऐसी सभाएं हैं जहां सीधे चुनकर लोग जनता के बीच से वहां पहुंचते हैं।